हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मैथ्स लेक्चरर के लिए, गणित व्याख्याता के लिए क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम गणित व्याख्याता की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि कुल 150 अंक का प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हमसे जो है, यदि हम गणित की बात कर रहे हैं यहाँ, तो गणित 100 नंबर का पूछा जाएगा, 20-20 अंक का सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमसे बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, कर्मचय, संचय पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन और अवकलन और समाकलन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो एग्जैक्टली ये तो ठीक है, ओवरव्यू हो गया, लेकिन आपके सिलेबस में एग्जैक्टली जो मेंशन है वो क्या है कि समुच्चय। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? समुच्चय दिया गया। देख रहे हैं आप लोग, समुच्चय दिया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं समुच्चय, सेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम सेट्स की बात करें, समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो फादर ऑफ सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर को बोला जाता है, जो कि एक जर्मन गणितज्ञ है। कौन है ये? जर्मन मैथमेटिशियंस हैं जॉर्ज कैंटर, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको जो है सेट थ्योरी का फादर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? समुच्चय की यदि हम बात करें तो सेट थ्योरी, इन्होंने पूरा सिद्धांत दिया है समुच्चय पर। ठीक है, तो इनको इसलिए जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेट थ्योरी। यदि हम परिभाषा की बात करें कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, तो ये क्या है? सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। क्या है ये? सेट क्या होता है? तो सेट होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। यदि हम हिंदी में देखें तो इसको हम बोल सकते हैं वस्तुओं के, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, है ना, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो नोट डाउन करनी है वो क्या नोट डाउन करना है यहाँ पे? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। ठीक है, अब आप ये बताओ, सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, सुपरिभाषित संग्रह है ना, तो ऐसा संग्रह जो कि व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं। क्या चीज? जो व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं। इसका मतलब आपने समझा? व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आपके अनुसार अलग, दूसरे के अनुसार अलग, तीसरे के अनुसार अलग, चौथे के अनुसार अलग। सबके सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। कोई भी, जैसे कि 2+2 हमने कहा, 2+2 का उत्तर हर कोई 4 ही देगा। क्या देगा? 4 ही देगा। तो ये बदलेगा क्या? चाहे आप बोलो, चाहे मैं बोलूं, चाहे कोई भी बोले, हर कोई 4 बोलेगा इसको। यानी कि 2 में 2 का योग कर दो, ऐड कर दो तो 4 होता है। ठीक, तो व्यक्तियों के अनुसार क्या होगा? बदलेगा नहीं। व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं, उससे हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। समझ में? ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब होता है दैट डजंट चेंज एज पर डिफरेंट पर्संस। ठीक, समझ में आया? अब इसके उदाहरण आइए हम कुछ देख लेते हैं, तो उदाहरण से ना हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि यदि हम बात करें, यदि हमसे बोला गया कि सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, जैसे कि हम बोल दिए कि आप क्या करो, पहली बार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप क्या बताएंगे? यानी कि इंग्लिश में वॉवल्स बताइए। आप क्या उत्तर देंगे? A, E,
IOU। आपने उत्तर दिया, मैं भी यही बोलूंगी AEIOU। कोई दूसरा व्यक्ति भी यही बोलेगा, तीसरा चौथा, हर कोई चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, यदि आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से, इंग्लिश में वॉवेल्स क्या है, तो AEIOU ही आंसर मिलेगा। इसको बोलते हैं परिभाषित। क्या कहा जाता है इसे? हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि 5 सबसे अच्छी पुस्तकों का नाम, आपके अनुसार 5 अच्छी पुस्तकें और कुछ है, मेरे अनुसार 5 अच्छी पुस्तकें कुछ और हैं, और तीसरे व्यक्ति, यानी कि सबका अपने अपने विचार है, अपनी अपनी पसंद है, तो सबका अलग अलग है। तो ये वाला क्या है? ये सुपरिभाषित है, ये वाला सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। आप इसका कलेक्शन बनाओगे, 5 सबसे अच्छी पुस्तकों का नाम लिखोगे, तो उसको हम समुच्चय, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, यदि एग्जाम में इस तरीके से कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में यदि हमने कहा कि समीकरण का हल बताओ, जैसे कि हमने दे दिया x² = 9। अब इसको सॉल्व करना है, चाहे कोई भी सॉल्व करेगा। वो कैसे सॉल्व करेगा? इसको यहाँ पे ला देगा, है ना, 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या लिखेगा? +-3 आंसर आएगा, यानी कि +3 और -3। हर कोई यही बोलने वाला है, बोलेगा कि नहीं? बिल्कुल यही बोलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से सॉल्व करें, आएगा तो यही आएगा। तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये सुपरिभाषित है, ये किस व्यक्तियों के अनुसार बदलेगा नहीं, इसका उत्तर यही आने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं सुपरिभाषित। यदि बोल दिया गया कि क्या बोलते हैं, दुनिया के 3 सबसे अच्छे जानवरों का नाम बताओ, सबसे प्यारे जानवरों का नाम बताओ, आपके अनुसार प्यारा जानवर कुछ और, किसी और व्यक्ति के अनुसार और, किसी और व्यक्ति के अनुसार कुछ और, तो सबके अनुसार सब अलग अलग हो जाएगा। तो उसको हम नहीं कहेंगे। किसको हम नहीं कहेंगे? यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ सबसे प्यारा जानवर, जानवर 3 सबसे प्यारे जानवरों का नाम बताओ। तो ये है क्या? तो ये नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि परिभाषित क्या होता है एवं सुपरिभाषित क्या होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे समुच्चय की ये खासियत होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब यूनिवर्सल है, यानी कि वो व्यक्तियों के अनुसार बदलता नहीं, सार्वभौमिक होता है वो। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे यदि हम बात करें, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर सिंबल एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड as the cardinal number of a set in a curly bracket। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम यदि इसकी बात करें ना, समुच्चय की बात करें, तो समुच्चय को अक्सर जो है, समुच्चय को मंझले कोष्टकों में रखा जाता है, ठीक है। मंझले कोष्टकों में रखा नहीं, लिखा जाता है, लिख देती हूं मैं, लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो समुच्चय को किन कोष्टकों में लिखा जाता है? मंझले कोष्टकों में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक, ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई। और क्या होता है इसमें, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मंझले कोष्टक है। ये कोष्टक क्या होते हैं? मंझले होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। और इसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना है ना, कि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम ना हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। A, B, C, उसके बाद X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? हम अक्सर कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल हाँ, क्लियर है। ठीक है, ये चीज ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कि इसके प्रकार, समुच्चय के प्रकार। यदि हम समुच्चय के प्रकार की बात करें ना, तो समुच्चय के प्रकार रोस्टर या श्रेणीबद्ध होते हैं। बहुत पुस्तकों में इन दोनों को एक में लिखा रहता है, रोस्टर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म एक में लिखा रहता है। एक में मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोस्टर या श्रेणी, सारणीबद्ध, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक, ये पहला प्रकार हो गया।
दूसरा प्रकार क्या होता है, ये बहुत सारी बुक में एक साथ दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना रोस्टर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म, ये एक साथ लिखा रहता है। और एक यदि हम बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप क्या कहा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, सेट बिल्डर, निर्माण हो रहा है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये होते क्या हैं, ये रोस्टर फॉर्म और ये फॉर्म ये होते क्या हैं। तो यदि हम रोस्टर फॉर्म की बात करें ना, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है, फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें कि इनको ना इस तरीके से लिखा जाता है बिल्कुल, यानी कि समुच्चय को, समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखते हैं हम, सूची बनाकर उन्हें हम मझले कोष्ठकों में लिख देते हैं, ठीक है। और मझले कोष्ठकों में लिखते हैं, साथ में हम कॉमा लगाए रहते हैं, क्या लगाए रहते हैं, कॉमा लगाए रहते हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, जो आपको याद रखना है ना, भूलना नहीं है। फिर दूसरी बात ये होती है कि रोस्टर या सारणीबद्ध में देखो पहला फॉर्म क्या है, ये हमने कोष्ठक लगाया, एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लगा है लेकिन मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बाइलिंगुअल चलने वाला है। तो आप चाहे जिस भी मीडियम के आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैंने पहली बात क्या बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा रहता है और कॉमा लगा दिया जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति रिपीटेशन नहीं होता है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती, ये बात आपको याद रखना है ना। पुनरावृत्ति नहीं होती इसका मतलब आप समझते हैं क्या हो गया, इसका मतलब कि यदि हम बात करें उदाहरण के रूप में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, आपको लिखना है, जैसे कि हम मान करके चलते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम 12 लेते हैं, अब 12 का हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि 2 6 12, 2 3 6 और 3 1। तो यहाँ से क्या आया हमारा फैक्टर्स 2 2 2 3 आया। तो रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत हमें अब लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे 2 2 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती है। 2 और 3 बस लिखेंगे, हमें यहाँ पे उसका फैक्टर 12 का फैक्टर लिखना है हमें, तो क्या लिख देना है हमें 2 2 3 ना लिख करके केवल 2 और 3 लिख देना है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई। फिर उसके बाद में एक और बात जो हमें याद रखनी रहती है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, रोस्टर फॉर्म के अंतर्गत, कि अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयवों को किसी भी क्रम में कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 3 लिखोगे, जी नहीं, आपकी इच्छा, आप 3 लिखना चाहते हो पहले लिख दो, यानी कि आपको जिस भी क्रम में लिखना है आप लिख सकते हो रोस्टर या सारणीबद्ध में। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत परेशानी आती बिल्कुल चैट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है इसमें तो। फिर उसके बाद समुच्चय निर्माण की यदि हम बात करें तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें हमें निर्माण करना रहता है। कैसा निर्माण हमें करना रहता है, ये तो समझ में नहीं आया कि इसमें ये होता है। यहाँ पे पहले मैं मिटा देती हूँ और उसके बाद में बताती हूँ आप लोगों को। समुच्चय निर्माण ये वाला देख रहे हैं ना, समुच्चय निर्माण रूप हम देखने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मझले कोष्ठकों में अवयवों, इसमें लिख देती हूँ, मझले कोष्ठकों में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर, या कोई x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है, उनका गुणधर्म लिखा जाता है, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, मझले कोष्ठकों में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिख करके उनका गुणधर्म लिखा जाता है। अब यहाँ पे देख लो, पहली बात हमने ये देख लिया सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
तो ये कैपिटल लेटर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको क्या लिखना, x लिखकर उसका गुण धर्म लिखा जाता है। तो गुण धर्म लिखने के लिए x इक्वल्स टू 2n लिखा है, x का मान बताया गया 2n, और 2n क्या है तो n, ये देखो पहले ये भी बता देती हूँ वरना ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक चीज और बता देती हूँ आपको, अवयव है, सदस्य है, इस ऐसा एक साइन यदि आप देखें, आपने एमएससी कर रखा है तो आप लोग सब जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है ना। आप लोग जानते होंगे बिलोंग्स टू होता है, इसका क्या मतलब होगा, नॉट बिलोंग्स टू होता है ना। तो इतना मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू n, यानी कि प्राकृत संख्या है ये। कौन सा n मतलब क्या होता है, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, ये सब जानते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, नेचुरल नंबर होता है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की यदि हम बात करें तो 1 से 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक है ना। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, और n ऐसा है कि 1 से बड़ा और बराबर है और लेकिन 4 से छोटा और बराबर है, ठीक है, ऐसा है ये। उसके बारे में बता दिया गया है कि n की वैल्यू यदि आपको लेनी है तो 1 ले सकते हो, शून्य नहीं लोगे, 1 ले लेना, शून्य तो होता ही नहीं है पहली बात, तो क्या है 1 ले सकते हो, तो 1 ले लेना, यानी कि 2 into 1 करना तो 2 लिख दोगे। फिर उसके बाद में 2 into 2 भी कर सकते हो, 4 लिख सकते हो, 2 into 3 कर सकते हो, 6 हो सकता है, और 2 into 4 यानी कि 8 कर देना, ये कर सकते हो। ये यानी कि 2 की यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे a का मान दिया गया है, क्या क्या लिखा है, 2 4 6 8 ये है। लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिए कि x इक्वल्स टू 2n सच डैट, यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं ना, सच डैट n बिलोंग्स टू n एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। इस तरीके से समुच्चय का निर्माण रूप होता है। यदि प्रश्न बनता है तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, मझले कोष्ठकों में अवयवों के लिए x या और कोई संकेत लिखकर उनका गुण धर्म लिखा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सारणीबद्ध, ये दोनों, किसी पुस्तक में इसको अलग अलग कर दिया जाता है, किसी पुस्तक में दोनों को मिला करके लिख दिया जाता है, ये पहला और दूसरा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, कि पहला रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध, रोस्टर या सारणीबद्ध होता है, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में उसका गुण धर्म लिखा जाता है किसी x का या किसी अन्य संकेत का प्रयोग करके, और जो रोस्टर फॉर्म और ये होता है क्या बोलते हैं आपका सारणीबद्ध होता है, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि समुच्चय को पहली बात तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद में रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, और क्रम अनिवार्य नहीं, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। क्लियर है, ये इतनी चीजें आप लोगों को क्या क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद तो आज का ये हमारा फर्स्ट सेशन था, लेक्चर नंबर 1 था, जहाँ पे हमने क्या देखा है, तो हमने केवल और केवल आज की क्लास में इंट्रोडक्शन देखा है कि हाँ ये चीज़ होता है और ये चीज़ नहीं होता है। और उसके अलावा मुझे एक और बात बतानी है सेशन को एंड करने से पहले, तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, देख ही लेते हैं, है ना। ये तो हमने एग्जाम्पल देखा था, और ये मैथ्स ऐसा है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को साथ ही साथ अपने पूरे नोट्स आप लोगों को साथ में बनाते हुए चलना है। ये नहीं कि पेंडिंग छोड़ देना कि और कभी देख लेंगे, नहीं करना है। जैसे कि n की यदि हम बात करें, कुछ स्टैंडर्ड सेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सम स्टैंडर्ड सेट्स। सम स्टैंडर्ड सेट्स को यदि हम देखें तो n क्या होता है, प्राकृत संख्या, तो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है
ऐसे होता है, 1 से प्रारंभ होता है, 1 2 3 कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो n हो गया। तो इसका मतलब कि हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4 बोलते हैं ना सामान्य रूप से, लेकिन यदि हम समुच्चय के रूप में n का मतलब होता है कि ये एक सेट है, ये एक सेट है यानी कि डिफाइंड है। चाहे आप बोलो तो भी आप ये बोलोगे 1 2 3 4 से लेकर के अनगिनत, चाहे मैं बोलूँ तो भी मैं यही बोलूंगी, यानी कि डिफाइंड है ना, सुपरिभाषित है ना, तो यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें W होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ से बताइए, तो पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है, कहाँ तक जाती है, तो अनगिनत है ये। ठीक है, अनगिनत है, ये जरूरी नहीं लिखेंगे, डॉट 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 भी लिख देंगे तो चल जाएगा आपका। पूर्ण संख्या है, याद रखेंगे पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है, इन दोनों में माइनस नहीं आता है। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं Z, Z क्या होता है, इंटीजर्स होता है, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब पूर्णांकों का समुच्चय ये कैसे होता है, 0 भी इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रहते हैं, यानी कि प्लस माइनस दोनों ही रहता है, इसमें दोनों ही चीजें रहती हैं। कहाँ तक जाता है, तो अनगिनत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। लिखेंगे तो सही है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता है। ये आप लोग, इसका मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इधर डॉट लगा करके फिर प्लस, फिर उसके बाद 0 हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, 0 +-1 +-2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा पूर्णांक हो गया। फिर यदि हम बात करते हैं कि Q की, तो Q क्या होता है, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और ये कैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब कि चाहे आप उसमें प्लस लो माइनस लो चल जाएगा, आपका जो है, आपका नॉमिनेटर जो है प्लस माइनस रह सकता है, लेकिन Q जो है नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, सच दैट Q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। P/Q के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें आपका 3/4 हो गया, -3/7 हो गया, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, 0 भी लिख सकते हो, लेकिन Q में 0 नहीं होना चाहिए, नॉमिनेटर को भले ही आप 0 बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में R की यदि हम बात करें तो R क्या, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, ये आपको याद रखने इतने चीजें है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर उसके बाद में हम Q+ की यदि हम बात करें तो धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे लिख लेना आप लोग है ना, धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। यदि हम R+ की बात करते हैं तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें Z+ की यदि हम बात करें तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, वहाँ पे प्लस प्लस लिखना है, यानी कि आपको 0 +1 +2 इस तरीके से लिखना है, उसमें फिर माइनस नहीं रहने वाला है, माइनस नहीं रहने, अब माइनस माइनस इसमें लगा देंगे तो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का, यानी कि R- लगा देंगे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। इसी तरीके से Q में फिर उसके बाद में Q- को लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस तरीके से हमें जो है समुच्चय, सम स्टैंडर्ड सेट्स हैं ये, जो कि बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए कि ये होता है। और N का मतलब क्या होता है, W का मतलब Z का, Q पूछा गया, R हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जो अक्सर जो कि हमें याद जो अधिक करना पड़ता है वो ये होता है, ये वाला याद रखना है ना, कि प्रारंभ किससे होता है, 1 से। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से, और पूर्णांक जो है 0 भी आता है और इसमें ऋणात्मक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, दोनों ही आता है। ठीक है, यहीं पे यदि हम बात करें, यदि बोल दिया गया केवल धनात्मक लिखना है या ऋणात्मक लिखना है, तो आपको कंसिडर करना है पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है।
क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को। अब फिर उसके बाद में आज की क्लास फिर हम यहीं पे अब एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। आई होप ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जहां पे मैं लिखती जा रही हूँ उसको भी साथ में आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।